गुड मॉर्निंग। आज इस परिचय सत्र का अंतिम दिन रहेगा हम लोगों का, और आज हम लोग इसमें संसदीय प्रणाली, इसके बाद हम लोग फिर संघ सरकार पर अध्ययन करने के लिए आ जाएंगे। परिचय के बाद हम लोगों ने संघ सरकार लिखा था टॉपिक, तो ये यूनिट जो पहली यूनिट थी हमारी, वो पहली यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मंडे हम लोग संघ सरकार शुरू नहीं करेंगे। मंडे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। पहले पीवाईक्यूज कुछ सॉल्व करेंगे जो यहाँ से पूछे गए हैं, कैसे आंसर लिखना है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब इसके बाद नई यूनिट की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो संसदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम शक्ति पृथक्करण पर ही आधारित हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके की प्रणालियाँ। जो संसदीय प्रणाली है, जैसे भारत, ब्रिटेन, हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ शक्ति का कैसा पृथक्करण पाया जाता है? लचीला। लचीला शक्तियों का समन्वय है, लचीला पृथक्करण। और जो अमेरिका का सिस्टम है वो शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर है। तो कैसे आधारित है, अब इन्हीं सारी बातों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं संसदीय, दूसरी तरफ लिखते हैं अध्यक्षात्मक। पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जनक कौन माना जाता है? ब्रिटेन। इसका जो जनक है वो ब्रिटेन माना जाता है। कैसे माना जाता है? कल हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी। हमने कल बताया था कि कैसे ब्रिटेन में ये परंपरा शुरू हुई। जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का जनक कौन माना जाता है? अमेरिका माना। तो ये दोनों दो सेपरेट सिस्टम है पूरे विश्व में। सही अर्थों में कहें तो जो लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं, डेमोक्रेसी क्या है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जितनी भी लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं, लोकतंत्र के बारे में बेसिक समझ तो है ही है कि वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रणालियों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं संसदीय प्रणाली और दूसरे को कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। ऐसा नहीं है कि केवल यही दो सिस्टम है, इसके अलावा भी कुछ सिस्टम विश्व में देखने को मिलते हैं। लेकिन मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, संकल्पना की जब हम बात करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से, संकल्पनात्मक तरीके से शासन की इन्हीं दो प्रणालियों को, लोकतांत्रिक शासन की इन्हीं दो प्रणालियों को चिन्हित किया गया है कि यही दो प्रणाली है। बाकी अब कहने के लिए तो फिर अलग अलग प्रणालियां भी निर्मित की जाती हैं। जैसे संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों को मिला देते हैं। तो उसमें जब मिलाते हैं तो कभी कोई देश संसदीय लक्षण को ज़्यादा अपनाता है, कोई अध्यक्षात्मक लक्षण को ज़्यादा अपनाता है। जैसे श्रीलंका है, यहाँ दोनों का मिश्रण है। फ्रांस है, यहाँ दोनों का मिश्रण है। तो इसको अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यक्षात्मक, क्वाजी पार्लियामेंट्री या क्वाजी प्रेसिडेंशियल, इस तरीके के नामों से पुकारा जाता है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट भी हैं, इस तरीके के प्रयोग भी हैं जहाँ दोनों का मेल है, जहाँ दोनों को एक साथ लागू किया जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट दो हैं, एक पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। एक तीसरा फॉर्मेट भी है इसके अलावा, जैसे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में ये सब कुछ नहीं है, वहाँ प्लूरलिस्ट
सिस्टम है, बहुलवादी सिस्टम है। प्लूरलिस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि वहाँ जैसे हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है, इस तरीके का सिस्टम है। और एक बार जब चुन लिया जाता है तो जैसे लोकसभा 5 साल के लिए है तो वो 5 साल बना रहता है। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ एक एक साल के लिए चुना जाता है वहाँ का मुखिया। एक साल के बाद फिर अगले साल दूसरा आ जाएगा, तीसरे साल तीसरा आ जाएगा, चौथे साल चौथा आ जाएगा। विधायिका के कार्यकाल बना रहेगा, लेकिन जो कार्यपालिका का मुखिया है वो हर साल चेंज होता रहता है, हर साल बदल जाता है। तो ये भी एक नए किस्म का सिस्टम है, लेकिन वो स्विट्जरलैंड का अपना खुद का सिस्टम। तो इस तरीके से सिस्टम अलग अलग भी हैं, लेकिन हमारे लिए उन सिस्टम का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है ये इन्हीं दो सिस्टम का है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पर यही दो प्रणालियाँ व्यवहार में प्रचलन में हैं और लागू हैं। तो कैसे ये दोनों सिस्टम काम करते हैं? संसदीय प्रणाली शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित है। पर आधारित है। ये शक्तियों का लचीला पृथक्करण है। क्या है? कल हम लोगों ने बताया था। अध्यक्षात्मक प्रणाली शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित है। लचीले पृथक्करण का मतलब ये हो गया, ये शक्तियों के समन्वय पर आधारित है। और यहां अवरोध एवं संतुलन का कठोर रूप पाया जाता है। यहां भी अवरोध एवं संतुलन पाया जाता है, लेकिन संसदीय प्रणाली में जो अवरोध एवं संतुलन पाया जाता है वो समन्वय के साथ पाया जाता है, समन्वय के साथ पाया जाता है। लेकिन अमेरिका में जो अवरोध और संतुलन पाया जाता है वो बिना समन्वय के पाया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? फिर से बताते हैं आपको। जैसे अमेरिका है या ब्रिटेन है, पहले ब्रिटेन समझते हैं। ब्रिटेन है, भारत है, या भारत को एग्जाम्पल रख के समझो तो ब्रिटेन भी समझ में आता रहेगा, क्योंकि भारत की व्यवस्था तो हम जान और समझ रहे हैं। हमने 5 साल के लिए लोकसभा चुनी, तो जो सरकार है यानी कार्यपालिका है वो लोकसभा से निकल कर बनती है। जिसे लोकसभा में बहुमत मिलता है वही सरकार बनाता है, वही प्रधानमंत्री बनेगा। और जब तक लोकसभा का बहुमत हासिल रहेगा तब तक प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, या यूं कहें संसद के, क्योंकि राज्यसभा के भी मेंबर हो जाते हैं। हालांकि ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि लोकसभा वाले हों, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इतनी लिबर्टी है कि संसद के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, भले ही वो राज्यसभा के मेंबर क्यों ना हो। लेकिन संसद का सदस्य होना जरूरी है। नहीं है तो हमारे यहाँ ये लिबर्टी है कि 6 महीने तक मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं बने हैं तो मंत्री नहीं रह जाएंगे। हालांकि ब्रिटेन में इतनी भी लिबर्टी नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होना जरूरी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर वहां कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वहां पे प्रधानमंत्री बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना ही जरूरी है, प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए। जो 6 महीने वाली लिबर्टी हमने दे रखी है वो 6 महीने वाली लिबर्टी वहां पर प्रचलन में नहीं है। तो इस तरीके से भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय प्रणाली है, दोनों में। लेकिन हम भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में भिन्नता भी पाते हैं। हमने कल आपको बताया था ना कि हमने दूसरे देशों से संकल्पनाएं ग्रहण की हैं, लेकिन हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया है। हमने उसको अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला है, चेंज किया है। जैसे यहीं पर अंतर देख लीजिए। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से अपनाया, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर हो सकता है। हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है।
पहला प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का मेंबर था वो कौन थे? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनाई गई तो वो लोकसभा की मेंबर नहीं थी, राज्यसभा की मेंबर थी। और फिर बहुत सारे प्रधानमंत्री आगे चल करके बने जो राज्यसभा के मेंबर थे। मनमोहन सिंह 10 साल का कार्यकाल था, लोकसभा के मेंबर कभी नहीं रहे क्योंकि कभी चुनाव नहीं जीत पाते, तो उनको हमेशा राज्यसभा की मेंबरशिप दी गई। और रहने वाले पंजाब के थे, राज्यसभा की मेंबरशिप मिली थी आसाम से, जिसके आसाम के भूगोल और इतिहास किसी के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो ये लिबर्टी, ये छूट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। तो शक्तियों का जो हमारे यहाँ पृथक्करण है वो लचीला है, लचीला है। कार्यपालिका विधायिका अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है एक ओर, लेकिन दूसरी ओर संसद का अंग है, सदस्य नहीं होता, अंग होता है। अंतर क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, सदस्य होने का मतलब होता है कि चुन करके आए संसद के लिए, वहां बैठे कामकाज करे, ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं होता, वो अंग होता है। अंग होने का मतलब क्या है? संसद का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। विधायी संस्था है ना, विधायी संस्था है, तो संसद का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति कानून बनाने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। और इसके अलावा संसद का कामकाज कैसे चलेगा इस पर राष्ट्रपति की निगाह भी रहेगी, रहती है उसकी निगाह। कैसे रहती है? संसद का सत्र वही बुलाता है, समापन की घोषणा वही करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो वही बुलाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद को कभी भी संदेश भेज सकता है, कभी मैसेज भेज सकता है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, संसद के सदस्यों को कोई भी मैसेज कहलवा सकता है। जैसे जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो संसद में हंगामा एक आम सी बात है, कामकाज वो लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, कामकाज करने में इंटरेस्ट नहीं है, या उतना दिमाग नहीं है, या उतना काम करने का धैर्य और सामर्थ्य नहीं है, या लालची स्वभाव के लोग हैं, केवल शासन सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं। गॉड नोज क्या है इसके पीछे की हकीकत। लेकिन ये हकीकत है कि संसद कभी भी एफिशिएंटली काम नहीं करती, अपनी समय का पूरा सदुपयोग नहीं करती। आप 9 से 12 यहाँ पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं 9:30 बजे आऊँ, 9:45 बजे आऊँ, क्लास 12 बजे के बजाय 11 बजे छोड़ के चला जाऊँ, आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। हालांकि मुझे तो खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। आप सरकारी विभाग में जाओ, और अगर 10 बजे ऑफिस खुल जाता है, बैंक जाओ, 10 बजे बैंक खुल जाता है और बैंक का कर्मचारी 15 मिनट लेट आवे, 10:30 बजे आवे तो, और आप 10 बजे से खड़े हो, पहुंचते ही बम की तरीके से उस पर फूट पड़ोगे, विस्फोट कर दोगे। खाली समझा है क्या, इतनी देर से खड़े हैं, 10:30 बजे आ रहे हो। आप 10 मिनट 5 मिनट टॉलरेट नहीं कर सकते अपने काम के लिए, और जिनको हमने इस देश का कानून बनाने की जिम्मेदारी रखी है, हम पूरे दिन दिन वो समय बर्बाद करते हैं और हम बैठ के यहां टॉलरेट करते हैं, पूरे दिन एक पैसे का काम नहीं करते। कभी कभी संसद के पूरे दिन की कार्यवाही वेस्ट चली जाती है। वो कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का और इस तरह हंगामा करने का अधिकार है। नहीं है, लोकतंत्र में चर्चा करने का अधिकार है। संसद चर्चा करने का सदन है, तुम्हारे लिए तांडव करने का सदन थोड़ी है कि तुम बैठ करके वहां तांडव करोगे, चर्चा के नाम पर तुम हंगामा करोगे। चर्चा करने का मतलब होता है अपनी बात रखना, अपनी बात रखने का मतलब होता है व्यवस्था बना के अपनी बात रखना, जिससे सबको सुनाओ अपनी बात। चर्चा करने का मतलब ये नहीं होता कि हंगामा करो और तुम्हारी बात कोई नहीं सुन पाए, ये नहीं होता। तो एनीवे, तो हमारे यहाँ संसद की गतिविधियों में गिरावट तो बहुत ज्यादा आई है। इसलिए जब प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो उस समय सदन कई कई दिनों नहीं चल रहा था। बैठक शुरू हो और हंगामा शुरू हो जाए, सदन की कार्यवाही पहले 2 घंटे के लिए स्थगित हो, फिर 1 घंटे के लिए और स्थगित हो, पता चला फिर पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।
तो उन्होंने एक संदेश लिखा संसद सदस्यों के नाम कि ये पूरा देश आपके ऊपर निगाहें लगा के बैठता है कि तुम लोग बैठोगे, हमारे लिए नए कानून बनाने के लिए चर्चा करोगे, सरकार पर कुछ नई नीतियां बनाने के लिए दबाव बनाओगे, सरकार के किसी कार्यक्रम में जो तुम्हें कमियां नजर आती हो तुम्हारे क्षेत्र में लागू करने में, उन कमियों को लेकर आओगे और इनको बताओगे, पूरे सदन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाओगे। कब करोगे? अगर सदन इस तरीके से चलाओगे तुम लोग कि पूरे दिन दिन भर सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, तो ये सारे काम कब करोगे? यही तुम्हारे काम है। तो उन्होंने सदन के सदस्यों को मैसेज भेजा, संदेश भेजा संसद को कि सदन को सुचारू तरीके से चलाना केवल स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर तो मॉनिटर जैसा है, वो बैठा है। सदन चलाने की जिम्मेदारी एक एक मेंबर की है, सबकी है, क्योंकि सदन की गरिमा से ही आपकी गरिमा है और आपकी गरिमा से सदन की गरिमा है। उन्होंने लंबा चौड़ा लेटर लिखा, संदेश लिखा और संदेश लिख करके सदन के सदस्यों को भेजा। क्यों क्यों भेजा? क्योंकि वो संसद का अंग है, अंग है। तो चाहता है कि सदन अच्छे तरीके से, संसद अच्छे तरीके से काम करे। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति संसद का अंग भी है, कार्यपालिका का प्रधान भी है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है और संसद का सदस्य भी है। तो ये लचीला पृथक्करण है और शक्तियों का समन्वय है। इसलिए जो अवरोध और संतुलन है उसका प्रयोग कैसे करते हैं? मिलजुल कर करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। इसलिए शक्तियों के समन्वय के साथ अवरोध और संतुलन। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में शक्तियों का कठोर पृथक्करण है। वहां का राष्ट्रपति, वहां की कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं होता। न तो अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस का अंग होता है जैसे हमारे यहाँ होता है। हम लोग कहते हैं कि भारत में प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। अमेरिका में प्रेसिडेंट इन कांग्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अमेरिका की विधायिका यानी कांग्रेस और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो मंत्री हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति के मंत्री होते हैं वे वहां की कांग्रेस के यानी वहां की विधायिका के सदस्य नहीं होते। वहां के कांग्रेस के मेंबर को अमेरिका का राष्ट्रपति अपना मंत्री बना ही नहीं सकता। मान लो अगर उसे लगता है कि कांग्रेस का कोई मेंबर है जिसको मंत्री हमें बना लेना चाहिए, तो पहले उसे इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा कांग्रेस की सदस्यता से। जब वो कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देगा तब वो अमेरिका में राष्ट्रपति का मंत्री बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। एकदम उल्टा है। हमारे यहाँ मेंबर होना जरूरी है, नहीं तो नहीं बन सकता। उनके यहाँ मेंबर है तो नहीं बन सकता, इस्तीफा देना पड़ेगा तभी बनेगा। हमारे यहाँ मंत्री संसद की बैठकों में भाग लेते हैं। जब भी संसद की बैठक होती है तो एक कुछ न कुछ मंत्री हमेशा रहते हैं। अमेरिका में मंत्री कभी भी कांग्रेस की बैठकों में भाग नहीं सकते, कभी भाग नहीं लेते। हमारे यहाँ मंत्रियों से संसद के सदस्य सवाल जवाब करते हैं। इसी सवाल जवाब के चक्कर में एक की सदस्यता चली गई अभी, महिया मोइत्रा, सुना है? क्योंकि सवाल पूछने के लिए पैसे लेती थी। पहले भी ऐसे मामले आए हैं हमारे यहाँ कि संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए जाते रहे हैं, संसद सदस्य पैसे लेते रहे हैं। तो संसद के सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। क्यों? जिससे मंत्री हमेशा सतर्क रहे, अच्छे तरीके से काम करे। अमेरिका में वहाँ की कांग्रेस के सदस्य अमेरिका के मंत्रियों से कभी कोई सवाल पूछ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बैठकों में भाग लेने जाते ही नहीं है। तब बुला सकते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं ना, सवाल पूछ सकते हैं। तो एकदम उल्टा मॉडल है जो ब्रिटिश मॉडल है, या यूं कहें कि जो पार्लियामेंट्री मॉडल है, भारत और ब्रिटेन जो पार्लियामेंट्री मॉडल है, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल मॉडल है, वो बिल्कुल। ये समझ में आया? आगे बढ़े।
अब पूरा नहीं लिखेंगे, इसको हम पार लिख देंगे, इसको हम पीआर लिख देंगे, प्रेसिडेंशियल लिख देंगे, वरना इतना दूसरे स्लाइड पे कौन मेहनत करे। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। डुअल एग्जीक्यूटिव होती। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या है? कार्यपालिका दो भागों में बंटती है। एक को कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरे को कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। ये रियल होती है। रियल मतलब वास्तव में शक्ति का प्रयोग करती है, और नॉमिनल का मतलब होता है, या टिट्यूलर भी कहते हैं, इसका मतलब है बस केवल कहने के लिए है, केवल बनाया गया है, इसके पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, उस नाम मात्र की कार्यपालिका को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। ये राष्ट्र का मुखिया होता है। और जो वास्तविक कार्यपालिका होता है उसको सरकार का मुखिया कहते हैं, उसको सरकार का अध्यक्ष कहते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, यानी नाम मात्र का मुखिया है कार्यपालिका का, और प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष है। उसी तरीके से अगर ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें तो ब्रिटेन में ताज, राजा ताज नाम मात्र का मुखिया है, नाम मात्र का प्रधान है, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष है। तो दो लोग होते हैं हमेशा कार्यपालिका के शीर्ष पर, एक नाम मात्र का होता है और दूसरा वास्तविक होता है। लाभ क्या है इसका आगे चर्चा करेंगे जब संघ सरकार पढ़ाएंगे, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते हमें एक गार्जियन भी मिल जाता है। हमारी प्रधानमंत्री को कार्य करने के लिए, आवश्यकता के अनुसार सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए एक अभिभावक भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये दोहरी कार्यपालिका है। इसका मतलब ये है कि जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, यहां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। राष्ट्र के अध्यक्ष का पद एक व्यक्ति के पास होगा, सरकार के अध्यक्ष का पद दूसरे व्यक्ति के पास होगा, दोनों पद एक व्यक्ति के पास नहीं होंगे। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इसके ठीक उल्टा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एकल कार्यपालिका होती है। एकल कार्यपालिका होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। यहां सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। अकेला राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति है वहां पे। ये राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और यही सरकार का अध्यक्ष भी होता है। दोनों पद इसी के पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जैसी व्यवस्था में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष पृथक नहीं होता, अलग नहीं होता, एक होता है, एक ही पद है ये। एक ही पद है। यहाँ दो पद हैं। जैसे भारत में दो पद हैं, एक राष्ट्रपति का पद है, एक प्रधानमंत्री का पद है। अमेरिका में दो पद नहीं है, एक ही पोस्ट है राष्ट्रपति की। वहां प्राइम मिनिस्टर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया है, नाम मात्र के मुखिया का कॉन्सेप्ट वहां
नहीं होता। वही राष्ट्राध्यक्ष भी है और वही सरकार का। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, लिख लिया? प्रेसिडेंशियल फॉर्म में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जब भी नियुक्त किया जाता है, मंत्रियों की नियुक्ति हेतु शर्तें होती हैं। कुछ शर्तें होती हैं, योग्यता कह लो, शर्त कह लो, जो कुछ भी कह लो। जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति मंत्री तभी बनेगा जब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर नहीं है तो 6 महीने की लिबर्टी है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर मंत्री बने रहना है तो किसी न किसी सदन का सदस्य बनकर आना होगा। अगर सदस्य नहीं होगा तो मंत्री भी नहीं होगा 6 महीने के बाद। तो हमने शर्त बना रखी है, चाहे भारत हो चाहे ब्रिटेन हो, शर्तों में थोड़ा बहुत अंतर रहता है लेकिन शर्त ऑलमोस्ट यही। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए यानी अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए कोई शर्त नहीं होती। कोई शर्त ही नहीं होती मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्री के चयन में पूर्ण स्वतंत्र है। पूरी आजादी है, जिसको चाहे उसको मंत्री बनाए। अपने रसोइयों को बना ले, अपने ड्राइवर को बना ले, अपने बेटी दामाद को बना ले, बेटे को बना ले, कुछ भी कर ले, जिसको चाहे कर ले, अपने दोस्त को बना ले, रिश्तेदार को बना ले, कोई रोक टोक है ही नहीं। लेकिन ये पर्पस नहीं है स्वतंत्रता देने का। स्वतंत्रता देने का पर्पस ये है कि देश जिस भी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवा वो अपने मंत्रिपरिषद में लेना चाहता है, मंत्रिमंडल में लेना चाहता है, वो ले सकता है, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अगर लेना चाहे, जैसे एस जयशंकर, वो विदेश सचिव थे, रिटायर हो गए। जब तक सुषमा स्वराज जी थी तब तक ठीक था, क्योंकि बड़ी मुखर वक्ता थी। लेकिन सुषमा स्वराज जी के बाद प्रधानमंत्री को लगा कि भाई विदेश मंत्री किसे बनाया जाए, तो उन्हें लगा कि एस जयशंकर भी बड़े मुखर व्यक्ति हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं लेकिन बड़े मुखर हैं, बड़े दबंग भी हैं। अब तो बाद में पता चला कि दबंग भी हैं विदेश मंत्रालय में। तो उन्हें मंत्री बनाने के लिए तय किया गया। लेकिन अब समस्या थी कि वो राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर तो है नहीं। अच्छा, चुनाव कहीं से जीत नहीं पाएंगे, तो चुनाव आदमी लोकप्रियता के आधार पर जीतता है। आप बड़े योग्य हो, लड़ जाइए, जमानत जब्त हो जाएगी। तो आज तो आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत योग्य हैं, देश का बहुत भला करना चाहते हैं, लेकिन रेवड़ियां बांटना नहीं आता, तो चुनाव जीत पाओगे क्या? आप नहीं जीत पाओगे। चुनाव जीतने का एक अलग आर्ट है, एक अलग कला है, एक अलग कौशल है। तो ऐसी दशा में केवल ईमानदार होना, योग्य होना और देश के प्रति समर्पित होना ही चुनाव जीतने की गारंटी आपको नहीं देता। तो एस जयशंकर जी चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे। तो मोदी जी ने उनको, प्रधानमंत्री जी ने उनको विदेश मंत्री बना तो दिया, लेकिन अब ये था कि भाई कोई बात नहीं, राज्यसभा में मनोनीत तो किया ही जाता है, या राज्यसभा में चुनकर तो लोग आते ही हैं। तो जहां हमारी विधानसभा सीटें हैं वहां से राज्यसभा में चुनकर बुला लेंगे। तो उनको 6 महीने के भीतर राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। तो विशेषज्ञ, भाई वो विशेषज्ञ हैं विदेश मामलों के, विदेश सेवा में बहुत लंबे समय तक रहे, और लेकिन विशेषज्ञ की सेवा लेने के लिए ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। मान लीजिए राज्यसभा में कोई सीट ही खाली ना होती 6 महीने के भीतर, तो क्या कंटिन्यू हो पाते? नहीं हो पाते, रिजाइन करना पड़ता। तो ये समस्याएं हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मंत्री का सदस्य होना जरूरी है। अमेरिका में ये लिमिटेशन नहीं है। अमेरिका का मंत्री
चाहे रक्षा के विशेषज्ञ हों, चाहे स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हों, चाहे शिक्षा के विशेषज्ञ हों, चाहे विदेश के विशेषज्ञ हों, देश के विशेषज्ञों की सेवा लेने की नियत से किसी को भी अपने मंत्रालय में मंत्री बना सकता है। पर्पज ये है, इसके पीछे का आशय ये है। लेकिन ऐसा व्यवहार में होता नहीं। व्यवहार में क्या होता है, जब किसी को मंत्री बनाने की छूट दी जाती है, जैसे मान लो आप ही को दे दिया जाए, भाई आप अपना मंत्रिमंडल बनाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे कौन कौन से दोस्त हैं आपके जो आपकी बात सुनते हैं। वो वाला दोस्त नहीं जो आपकी बात हमेशा मना करता है, उसको नहीं लेंगे आप। हाँ, तो हमेशा आप ऐसे ही दोस्त को लेकर के आएंगे जो आपकी बात सुने, आपकी बात माने। तो अपने चित परिचितों को, अपने पसंदीदा लोगों को, जो आपकी बात सुन रहे हैं, आपके नजदीकी हैं, आपके विश्वास पात्र हैं, जिन पर आप विश्वास करके कोई भी काम सौंप सकते हो, ऐसे ही लोगों को चुनोगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी यही करता है। जब उसे ये अधिकार दिया गया तो वो अपने राष्ट्रपति स्वयं के विश्वास पात्र लोगों का चयन करता है। इस सगे संबंधी नहीं लिखते हैं, वो अच्छा शब्द नहीं माना जाता है। विश्वास पात्र ठीक शब्द है कि भाई जिन पर हमें विश्वास हो कि वो हमारी नीतियों को लेकर के आगे जाएंगे, हमारे अनुसार काम कर पाएंगे, हम उनको चुनेंगे। तो विश्वास पात्र शब्द का चयन कर लिखते हैं हम कि राष्ट्रपति स्वयं के विश्वास पात्र लोगों को चुनता है, और विश्वास पात्र लोगों को चुन करके जो कैबिनेट बनाई जाती है उसको किचन कैबिनेट कहते हैं। किचन कैबिनेट का मतलब है विश्वास पात्रों का समूह। किचन के कैबिनेट क्यों कहते हैं? जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उसे ड्राइंग रूम में बैठाते हो, चाय पानी कराते हो और फिर अलविदा, हाथ जोड़ा, नमस्ते। लेकिन आपका कोई बहुत खास दोस्त आ जाए तो कहते हैं कि चलो किचन में खड़े होते हैं, वहीं चाय बनाते हैं और वहीं बैठ के बातचीत, वहीं खड़े होकर बातचीत भी करते रहेंगे और वहीं चाय भी बनती रहेगी। आप उसे किचन तक ले जाते हो। हर आदमी को नहीं ले जाते किचन तक। तो किचन में वही गया जो आपका बहुत खास है, आपका बहुत विश्वास पात्र है। तो जो किचन कैबिनेट शब्द है वो ये इंगित करता है, वो ये दर्शाता है कि राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है, वो उसके खास लोगों का समूह है, वो उसके विश्वास पात्र लोगों का समूह है। तो ये खास लोगों के समूह, विश्वास पात्र लोगों के समूह को प्रदर्शित करता है, इसे किचन कैबिनेट कहते हैं। औपचारिक रूप से किचन कैबिनेट अमेरिकी मंत्रिमंडल को कहते हैं, यानी ये अमेरिकी मंत्रिमंडल का ही रूप है। यह है अमेरिकी मंत्रिमंडल को किचन कैबिनेट कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल किचन कैबिनेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो मंत्री चुनता है तो उसे बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उसे ये ध्यान रखना होता है कि पूरब से भी मंत्री बने, दक्षिण से भी मंत्री बने, पश्चिम से भी मंत्री बने, उत्तर से भी बने, मध्य से भी बने, हर क्षेत्र से मंत्री बने। विविधताएं भी बहुत हैं, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति, सबकी विविधताएं हैं। तो वो ये भी ध्यान रखता है कि हर विविधता को संबोधित करने वाला व्यक्ति भी मंत्री बने। उसे ये ध्यान रखना होता है क्योंकि विविधता वाला देश है और संसदीय प्रणाली है, बहुमत पर आधारित है। वरना कोई एक टांग खींच लेगा, अच्छा हमको नहीं बनाया, मैं जा रहा हूं। तो ऐसी दशा में उसे इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है, इसलिए वो अपने मंत्रिपरिषद के चयन में पूरी तरीके से आजाद नहीं होता। उस पर तमाम तरीके की लिमिटेशन होती हैं। अमेरिका में उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, पूरी तरीके से आजाद होता है मंत्रियों के चयन में। तो ये किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। तो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में किचन कैबिनेट का शब्द अमेरिकी मंत्रिमंडल से जुड़ा है। कहां से जुड़ा है? अमेरिकी मंत्रिमंडल से जुड़ा है। लेकिन एक फ्रेज के रूप में, एक फ्रेज के रूप में, एक प्रचलन कह लो, कहावत कह लो, किचन कैबिनेट का शब्द सबसे जुड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास पात्रों का भी कुछ समूह होगा जिनसे आप पूछ करके कोई किताब खरीदते होगे, कोई निर्णय लेते होगे, यार बताओ ये काम करना चाहते हैं, कर लें कि ना कर लें। तो अगर वो सलाह दे देते हैं तो आप कर लेते हो। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिचय वाले लोग हो सकते हैं, आपके
तमाम कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो जब हम किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक फ्रेज के रूप में करते हैं तो वो सबसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, जाहिर सी बात है सारे राजनेताओं से जुड़ा है, सारे संसद सदस्यों से जुड़ा है, सारे विधायकों से जुड़ा है, मुख्यमंत्री से जुड़ा है, प्रधानमंत्री से जुड़ा है, राष्ट्रपति से जुड़ा है, सबसे जुड़ा है, क्योंकि किचन कैबिनेट सबके पास है। एक फ्रेज के रूप में, फ्रेज के रूप में किचन कैबिनेट सबके पास है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास अपनी किचन कैबिनेट ना हो। जो सफाई झाड़ू लगा रहा है सड़क पर, उसका भी अपना किचन कैबिनेट है, भाई उसके भी विश्वास पात्रों का समूह है, जिससे पूछ करके वो घर के बारे में निर्णय लेता है, अपने बारे में निर्णय लेता है। तो एक फ्रेज के रूप में किचन कैबिनेट सबसे जुड़ जाता है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसे वगैरह लिखने में या कहीं भी। लेकिन एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में जो किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकी मंत्रिमंडल से जुड़ा है। ये भेद याद रहेगा। अब मंत्रियों का उत्तरदायित्व, जब मंत्री काम करते हैं तो मंत्री उत्तरदायी तरीके से काम करें, रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें, ये भी बेहद जरूरी है। तो मंत्री रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व तो अपनाया गया है। ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोहरा उत्तरदायित्व। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मंत्री व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने का मतलब है कि हमने जो काम किया, हमने जो निर्णय लिया, उसके लिए हम अकेले जिम्मेदार होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि हमने जो निर्णय लिया उसके लिए मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा पूरा कुनबा, यानी हमारे जितने साथ के मंत्री हैं सब जिम्मेदार हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाली बात है। साथ साथ तैरना, साथ साथ डूबना कहते हैं इसे, स्विम एंड सिंक टुगेदर। तो ये जो उत्तरदायित्व है वो सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो अगर हमने अपने लिए कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय के लिए हम अकेले जिम्मेदार हैं, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी। ये राष्ट्राध्यक्ष के प्रति ये उत्तरदायित्व होता है। ये उत्तरदायित्व राष्ट्राध्यक्ष के प्रति होता है हमेशा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ताज के प्रति उत्तरदायी है। तो प्रत्येक मंत्री अपने सभी निर्णयों के लिए निजी तौर पर, व्यक्तिगत का मतलब निजी तौर पर, इंडिविजुअली, पर्सनली, निजी तौर पर राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी भारत में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटेन में ताज के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन सामूहिक रूप से ही उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया है, दोहरी जिम्मेदारी दी गई है मंत्रियों को। दोहरी उत्तरदायित्व क्या होता है? ये निचले सदन के प्रति, संसद के निम्न सदन, निचले सदन, निम्न सदन या निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न सदन के प्रति, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो
भारत में, या इसी को एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा पूरी मंत्रिपरिषद। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति, ब्रिटेन का जो निचला सदन है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति। इसका मतलब फिर क्या हुआ, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये हुआ कि अगर एक मंत्री कोई भी निर्णय लेता है, तो उस निर्णय के लिए लोकसभा में अकेला वो मंत्री जिम्मेदार, पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होगी। इसका मतलब ये है कि अगर वो मंत्री लोकसभा में उपलब्ध नहीं है और लोकसभा के सदस्य उस विषय पर सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो उस मंत्री की जगह पर किसी दूसरे मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और अगर कोई दूसरा मंत्री जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो प्रधानमंत्री को उतर करके जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व है लोकसभा में। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब वो वाला मंत्री नहीं आया। अगर ये कहने का अधिकार होता तो निजी तौर पर जिम्मेदारी होती, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा, पूरे मंत्रिपरिषद को जवाब देना पड़ेगा, यानी वो मंत्री नहीं है तो उसकी जगह किसी दूसरे को जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब है सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है, सबका मिला जुला उत्तरदायित्व है। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, और इसी को कहते हैं साथ साथ तैरना, साथ साथ डूबना, स्विम एंड सिंक टुगेदर। जो पूरी मंत्रिपरिषद है, लोकसभा में उसका एक साथ अस्तित्व आता है और एक साथ अस्तित्व चला जाता है, तो इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। आगे लिखाएंगे आपको इस सिद्धांत को, जब कार्यपालिका पढ़ेंगे तो वहां लिखाएंगे, अभी केवल इतना लिख करके छोड़ दे रहे हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में उत्तरदायित्व की ऐसी चेन नहीं पाई जाती। यहां पर मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व होता है। मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व होता है, और मंत्री केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के अलावा किसी के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो ये एकल उत्तरदायित्व का है। ये अमेरिका में है, क्यों? क्योंकि किचन कैबिनेट के मेंबर हैं वहां पर, तो राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें नियुक्त करे, जब चाहे पद से हटा दे, किसी दूसरे पर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केवल एक की होती है। यहाँ पर इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों होती है। इसको कलेक्टिव भी कहते, इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, फिक्स नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार का कार्यकाल, सरकार का कार्यकाल सदन के, संसद के या विधायिका के निचले सदन, निम्न सदन, निचले सदन के विश्वास पर आधारित होता है। निम्न सदन के विश्वास पर आधारित होता है।
जैसे भारत में लोकसभा के विश्वास पर, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के विश्वास पर। हम लोकसभा चुनते हैं 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री नहीं चुनते 5 साल के लिए। हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल के लिए, और लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिल जाता है, यानी कम से कम आधे से एक सीट ज़्यादा मिल जाती है, इसको कहते हैं बहुमत मिलना। तो जिसको कम से कम आधे से एक सीट ज़्यादा मिल जाती है वही सरकार बनाता है, और उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है, और वो पूरी सरकार बनी रहती है। तो चाहे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कहें या सरकार का कार्यकाल कहें, सरकार का कार्यकाल हमेशा हमारे यहाँ लोकसभा के विश्वास पर निर्भर रहता है। लोकसभा ने अगर विश्वास खो दिया तो सरकार पहले गिर जाती है। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार थी, केंद्र में सबसे पहली सरकार वही थी जो विश्वास, जो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। फिर इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर आगे चल करके वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल, तरह तरह, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बने। एक बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए, तीसरी बार 5 साल के लिए। 13 साल के लिए बनते तो पूरा हो जाता, 13 का आंकड़ा वो हो नहीं सका। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का कार्यकाल हमेशा लोकसभा के विश्वास पर ही आधारित होता है। इसी तरीके से ब्रिटेन में भी चलता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सरकार का कार्यकाल अस्थिर नहीं होता। यहाँ सरकार का कार्यकाल स्थिर होता है, फिक्स होता है, परमानेंट होता है। क्यों फिक्स होता है, क्यों निश्चित होता है, क्यों परमानेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति सरकार का मुखिया है, और राष्ट्रपति ना तो कांग्रेस का मेंबर होता है, ना तो कांग्रेस की बैठकों में भाग लेता है, ना तो उसके मंत्री कांग्रेस पर डिपेंड करते हैं। तो राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच एक दूरी बनी हुई है। तो एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया तो वहां 4 साल के लिए चुनाव होता है। तो 4 साल के लिए उसे पद से कोई हटा नहीं सकता। अब भ्रष्टाचारी, दुराचारी ये सब हो जाए तो फिर बात अलग है, वो तो फिर अपराध वाली बात हो गई कि अपराध करे तो हटाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर वह काम कर रहा है और उस काम से लोग संतुष्ट नहीं है, अमेरिका के लोग संतुष्ट नहीं हैं, कांग्रेस के लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो कोई फर्क उसके कार्यकाल पर नहीं पड़ेगा। 4 साल वो अपना कार्यकाल एंजॉय करके ही पद से उतरेगा, उससे पहले उसे पद से हटाया नहीं जा सकता। तो इसे कहते हैं उसका कार्यकाल स्थिर होता है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों के बीच का एक डिफरेंस भी है। आप ये भी कह सकते हो, दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अलग अलग विशेषताएं भी हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं, दोनों के बीच अंतर क्या है, हमने दोनों चीज़ें एक साथ समझ ली। हाँ बताएं, क्या चीज़? अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया अमेरिका में? नहीं, नहीं, अमेरिका में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गया, वो काम करे या तांडव करे, उसे आप 4 साल से पहले पद से हटा नहीं पाओगे, बशर्ते कुछ गलत ना करे। गलत करने का मतलब जिन आधारों पर उसे हटाने का प्रावधान किया गया है कि भाई देशद्रोह करे, अपराध, गंभीर अपराध करे, तो अगर जिन आधारों पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर वहां नहीं हटाया जाता, अमेरिका में वो आधार नहीं है हटाने का। तो देशद्रोह करे, अपराध करे, इस तरीके के आधार हैं वहां पर। तो अगर हमें, इसीलिए मैंने कहा कि वो काम करे या तांडव करे, 4 साल के लिए वो राष्ट्रपति बन गया तो बन गया। जो आधार हटाने के हैं, अगर वो गलतियां नहीं करता है तो उसे पद से कोई नहीं हटा सकता, चाहे जनता कितनी ही असंतुष्ट क्यों ना हो जाए,
चाहे कांग्रेस के लोग कितने ही असंतुष्ट क्यों ना हो जाएं, वो दूसरे देश जाकर के बुराई कर सकते हैं, वहीं भी जाकर के बुराई कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। हटाने का अधिकार नहीं है। सरकार का कार्यकाल फिक्स है, एक बार चुन लिया गया तो फिर 4 साल के लिए, 4 साल का कार्यकाल है, 4 साल के लिए पद से नहीं हटेगा। 4 साल के बाद फिर दोबारा राष्ट्रपति दोबारा भी चुना जाता है, दोबारा लोग नहीं चुनेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और दोबारा उसका दल उसे प्रत्याशी भी नहीं बनाएगा, दल भी तो है उसके ऊपर, पार्टी भी तो है उसके ऊपर, वो अभी बताएंगे आगे। हाँ, हम्म, देखो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है ना। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। निजी तौर पर उत्तरदायित्व होने का मतलब यह है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, इसलिए वो राष्ट्रपति की पसंदगी नहीं होती, वो वास्तव में प्रधानमंत्री की पसंदगी होती है। तो जो निजी तौर पर उत्तरदायित्व निभाया जाता है मंत्रियों का, वो थ्रू प्राइम मिनिस्टर है, थ्रू प्राइम मिनिस्टर है। राष्ट्रपति और मंत्री के बीच में एक प्राणी और है, वो है प्रधानमंत्री। आपके परिवार में आपके दादा हैं और आपने कुछ गलती कर दी, तो जो पड़ोसी है वो सीधे आपसे नहीं निपटेगा, वो आपके दादा को बुलाएगा और उनसे कहेगा देखो तुम्हारे ग्रैंड सन ने ये गड़बड़ी की है। तो बीच में आपके दादा हैं। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कोई लेयर नहीं है, लेकिन मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में एक लेयर है, और वो लेयर कौन है? प्रधानमंत्री। क्यों? मुखिया है, अपने परिवार का मुखिया है, मंत्रिपरिषद का प्रधान है, हेड है, मुखिया है। तो कोई भी गड़बड़ी होगी तो मुखिया से ही तो कही जाएगी। किसी भी मंत्री से राष्ट्रपति नाराज है तो किससे कहेगा? प्रधानमंत्री से कि देखो तुम्हारे परिवार का मेंबर है, गड़बड़ कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको पद से हटा देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कहेगा कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, चिंता मत कीजिए। और अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि अच्छा उसने इतनी गड़बड़ की, आप नाराज हो, चलो हटा दो, तो राष्ट्रपति पद से हटा देगा, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछ करके। क्यों? प्रधानमंत्री मुखिया है परिवार का। नहीं, प्रधानमंत्री की भूमिका दोहरी नहीं है, वो इतनी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान है हमारे देश का। तो उसकी भूमिका, उसके कार्यों की कोई लिस्ट हम कभी बना ही नहीं सकते। आप ये कह दीजिए कि प्रधानमंत्री 1 2 3 4 5 ये कार्य करता है, नहीं बता सकते आप। वो सरकार का वास्तविक मुखिया है, वो पूरे देश की व्यवस्था की धुरी है, वो पूरे देश की व्यवस्था ही उसकी भूमिका पर निर्भर है। क्लियर हुआ? बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता ही नहीं। इस पूरे क्लास का कोई निजी उत्तरदायित्व होगा क्या? इस पूरे क्लास का कोई निजी उत्तरदायित्व होगा क्या? नहीं होगा, सामूहिक होगा ना। जब दो हो गए तब तो सामूहिक हो गया, निजी तभी होगा जब एक होंगे। जहां एक से दो हो गए सामूहिक हो गया। नहीं है, राष्ट्रपति के प्रति है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 75 क्लॉज 2। ये तो मैंने आपको व्यवहार में बताया कि लागू कैसे होता है, प्रक्रिया कैसे चलती है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति के प्रति। अब आपके घर में कौन निर्णय कैसे लेता है, आपके दादा की चलती है या नहीं चलती, पड़ोसी को क्या पता?
पड़ोसी तो यही समझेगा ना कि घर का बॉस आपके दादा, तो कोई बात करनी है तो किससे करेंगे? आपके दादा से करेंगे। अब उसको क्या पता आपके दादा की चलती है घर में कि नहीं चलती है, सुनते हैं लोग कि नहीं सुनते हैं। तो जो औपचारिक स्थिति है मंत्री और राष्ट्रपति के बीच की, वो औपचारिक स्थिति यही है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी है। क्यों? प्रधानमंत्री नहीं करता नियुक्ति मंत्री की, कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? हटाता कौन है? तो जिम्मेदार किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री तो केवल जोड़ने वाली एक कड़ी है, चेन है, बस एक श्रृंखला है उसको जोड़ने वाली, सिरा नहीं है। सिरे दो हैं, एक राष्ट्रपति है एक सिरा, दूसरा सिरा मंत्री। प्रधानमंत्री केवल बीच की चेन है वो। क्लियर? और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन हो? कल शक्ति पृथक्करण वाले पर, क्योंकि शक्ति पृथक्करण के बाद क्वेश्चन लेने का मेरे पास समय नहीं था, टाइम पूरा हो चुका था, तो उस पे से भी रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, वेरी गुड। राष्ट्रपति जब मंत्रियों को चुनता है तो प्रधानमंत्री से पूछ के ही चुनता है। वेरी गुड, बिल्कुल बिना प्रधानमंत्री से पूछे नहीं हटाएगा। बिना प्रधानमंत्री से पूछे उसे नियुक्त करने और बिना प्रधानमंत्री से पूछे उसे हटाने, दोनों का अधिकार नहीं है। अधिकार ही नहीं है राष्ट्रपति के पास कि वो बिना प्रधानमंत्री से पूछे नियुक्त कर ले और बिना प्रधानमंत्री से पूछे हटा दे। क्यों? क्योंकि नाम मात्र का प्रधान है, टाइट्यूलर हेड है, वास्तविक प्रधान है, वास्तविक प्रधान है। प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा, समापन हो जाएगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करता, नाम मात्र का प्रधान है, वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर काम करता है। आर्टिकल 74। मंत्रिपरिषद प्रत्येक दशा में एक मंत्रिपरिषद होती है जो प्रत्येक दशा में राष्ट्रपति को परामर्श देती है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही निर्णय लेता है। कुछ आपवादिक दशाएं हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे, आकस्मिक स्थितियां हैं, आकस्मिक दशाओं में वो कहीं कहीं यूज कर लेता है, अदरवाइज नहीं। नॉर्मल कोर्स में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, और अगर नॉर्मल कोर्स में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करेगा, इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, और संविधान के उल्लंघन के आधार पर आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति को पद से हटा देना चाहिए। महाभियोग। क्लियर? सब हट जाएंगे। लोकसभा ही सरकार के जीवन और मृत्यु का केंद्र है, यही ब्रह्मा है, यही यमराज है, यही लोकसभा ही ब्रह्मा है, यही जीवन दान देती है सरकार को, और यही यमराज है, यही टिकट काटती है कि चलो हो गई जीवन पूरा, यमराज देने आ गए। तो लोकसभा ही सरकार के लिए ब्रह्मा और यमराज दोनों का काम करती है। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा तो देश की सरकार कैसे चलेगी? क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम कर सकता है, मैंने बताया कि 4 साल के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तांडव भी करे नहीं हटाया जा सकता। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री तांडव नहीं कर सकता, बस यही गड़बड़ है। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे कुछ गड़बड़ करेगा, राष्ट्रपति का चेक है, लोकसभा का चेक है ना, तो ऐसे और भी सारे हैं, लेकिन 2 बड़े चेक तो है ही है उसके ऊपर। तो इसलिए प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से काम कर सकता है, लेकिन संविधान के अनुसार ही कर सकता है। भाई अनुच्छेद 370 को हटाना किसकी मर्जी थी? प्रधानमंत्री की मर्जी थी। बीजेपी के एजेंडा था, ठीक है, लेकिन बीजेपी की सरकार तो पहले भी थी। लेकिन किसका एजेंडा था ये? मुख्यतः प्रधानमंत्री का एजेंडा था। प्रधानमंत्री चाहते थे कि 370 हट जाए, मेरे कार्यकाल में हट जाए, वरना तो फिर हटेगा नहीं। उन्होंने करके दिखाया, बाकी कोई नहीं चाहता था। मान लीजिए उनके दल वाले चाहते थे क्योंकि उनका एजेंडा था, लेकिन उसके अलावा तो देश में तमाम विरोधी दल नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि सरकार प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही चलती है, लेकिन जो संविधान सम्मत हो। अब अगर 370 को हटाना संविधान सम्मत नहीं होता तो क्या प्रधानमंत्री का ये निर्णय कंटिन्यू हो पाता? नहीं हो पाता, न्यायालय रद्द कर देता।
फिर न्यायालय तक बात चली गई, न्यायालय रद्द कर देता, लेकिन चूंकि उनका निर्णय संविधान सम्मत था, इसलिए न्यायालय ने भी उसको डन कर दिया कि ठीक है, अच्छा किया, ये संविधान सम्मत है, संविधान के विपरीत नहीं है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। और किसी भी एक देश में संप्रभुता केवल देश के पास होती है, राज्य के पास होती है। ये थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश भी संप्रभु, बिहार भी संप्रभु, जम्मू कश्मीर भी संप्रभु, ये थोड़ी चलेगा। संप्रभुता एक ही के साथ होगी। तो जो अनुच्छेद 370 था वो इसी तरीके की व्यवस्था निर्मित कर रहा था, इसलिए 370 को खत्म करना गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी इस बात की। मैंने 370 का जो जजमेंट है उसकी एनालिसिस की है, सेम डे कर दी थी। पता नहीं अभी शायद यूट्यूब पर अभी आया नहीं है, आ गया? अच्छा, नहीं, पीडब्ल्यू के चैनल पर वो मैंने जो जजमेंट था उस जजमेंट की एनालिसिस मैंने की है कि जजमेंट के अर्थ क्या हैं एक एक पॉइंट के, तो मैंने उसको समझाया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, निर्णय तो प्रधानमंत्री ही लेता है ना। लोकसभा में जिम्मेदारी कौन तय करेगा? लोकसभा में प्रधानमंत्री तय करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा राष्ट्रपति से सवाल जवाब नहीं कर सकती। लोकसभा सवाल जवाब करेगी तो किससे करेगी? प्रधानमंत्री से करेगी, प्रधानमंत्री के मंत्रियों से करेगी, इन सब से करेगी। राष्ट्रपति से सवाल जवाब नहीं होगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर लोकसभा के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर कोई दूसरा दल सरकार बनाने की स्थिति में है तो दूसरे मंत्रिपरिषद का चयन किया जा सकता है, दूसरा प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तब लोकसभा भंग की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब वो सारी चीजें पढ़ेंगे। हाँ, कहाँ चेन नहीं बनाई जाती? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में एक ही व्यक्ति है, हमारे यहाँ दो प्राणी हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इसलिए ये चेन बनी हुई है। अमेरिका में एक ही व्यक्ति है, राष्ट्रपति, इसलिए वहां चेन बनाने की जरूरत ही नहीं है। चेन बनाने के लिए दो सिरे तो चाहिए ना, एक ही सिरा है, इसलिए चेन की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है? नहीं, डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, वहां भी राष्ट्रपति इनडायरेक्ट चुना जाता है, लेकिन चुनने का तरीका अलग है। वो जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो तब बताएंगे। वहां एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज अलग से केवल राष्ट्रपति चुनने के लिए बनाया जाता है, तो वो आगे हम आपको बताएंगे उस समय। 370 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया होता तो ला सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद रास्ता बंद हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब जो 370 को हटाना है वो अच्छा कदम है, और राष्ट्र के एकीकरण के लिए और संप्रभुता के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि वापसी के रास्ते ही बंद है। कैसा? नहीं कर सकता, अब जजमेंट फाइनल है। जो रिव्यू होता है ना, जिसको आप जजमेंट का रिव्यू कहते हैं, कभी इस कोर्ट की बैठक नहीं होती। ये केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए होता है, हमने रिव्यू फाइल कर दिया। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बड़ा शब्द है कि अरे रिव्यू फाइल है। हकीकत ये है कि वो बेकार की चीज है, उस रिव्यू का कोई मतलब नहीं होता। कभी कोर्ट की बैठक नहीं होती, जज अपने ही चैम्बर में केवल जजमेंट पढ़ता है, केस भी नहीं सुनता, केस भी नहीं देखता, केवल जजमेंट पढ़ता है कि जो हमने लिखा है कामा फुल स्टॉप सहित जो हमने बोला था वही लिखा है कि नहीं। अगर कामा फुल स्टॉप की कहीं गलती हो गई, किसी शब्द की गलती हो गई, सुधार देता है, वरना रिव्यू में इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो जो लोग रिव्यू फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, वो केवल दूसरों के दिखावे के लिए है, उनकी या दूसरों की संतुष्टि के लिए है। उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर जजमेंट लिखाने में कहीं कोई त्रुटि नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ये अंदर की बात है जो रिव्यू में होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हम लोग सुनते यही हैं, पेपर में यही निकलता है।
कि भाई फैसला आया तो अब विपक्षी पार्टी जो हारता है वो कहता है हम रिव्यू में जाएंगे, जनता को लगता है अच्छा रिव्यू अभी है, बेकार की चीज, कुछ नहीं होना है, जो जैसा था जजमेंट वैसा ही इंटैक्ट रहेगा। हाँ, एक और मामला हो सकता है, उसको क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं, दोषहारी याचिका कहते हैं, वो अभी आपको नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। उसका रास्ता इतना कठोर है दोषहारी याचिका का कि बड़ी मुश्किल है उसको दायर करने में। एक विकल्प बचता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ये 2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का केस था, पति पत्नी का झगड़ा था। ये मत पूछेगा सर क्या था, पति पत्नी की बातें जानना अच्छी बात नहीं है। तो अ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं, दोषहारी याचिका कहते हैं। आगे आपको बताएंगे, जब जुडिशरी पढ़ेंगे तब दोषहारी याचिका बताएंगे क्या होती है। तो एक विकल्प ये खुलता है, लेकिन ये विकल्प इतना कठिन है, इतना जटिल है कि रेयरेस्ट मामले में ही शायद ये प्रयोग हो पावे, सामान्य मामलों में तो इसका प्रयोग संभव नहीं है। क्योंकि इसका प्रयोग मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए कि दोबारा याचिका फाइल की जा सकती है, लेकिन वो तभी फाइल की जा सकती है जब ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। ये कहने का साहस और ये ढूंढने का साहस, ये ढूंढा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो एक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन वो रास्ता इतना तंग है, इतना कठोर है कि वो उसका यूज बहुत रेयर मामले में हो सकता है, रेयरेस्ट मामले में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। आगे बढ़ें तो ये संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में पूरी चर्चा थी, विशेषता और इसके अंतर सब कुछ समझ लो। फिर अब इसके गुण और दोष भी हैं। जब दो सिस्टम है तो उनके गुण दोष भी हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी अपने गुण दोष हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली के भी अपने गुण दोष हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या गुण है, जो विशेषता लिखी है उसी से समझो। पहली बात क्या है, पहली बात ये अधिक उत्तरदायी प्रणाली है। क्यों? दोहरा उत्तरदायित्व है, अध्यक्षात्मक में एक ही है, यहाँ पर दोहरा उत्तरदायित्व है, इसलिए अधिक उत्तरदायी है तुलनात्मक रूप में। दूसरा, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य टकराव की संभावना नहीं होती। हमने बताया मिलजुल कर काम करते हैं, अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे हमने कहा यहाँ कार्यपालिका और विधायिका मिलजुल कर काम करती है, समन्वय का सिद्धांत है। समन्वय का अर्थ क्या होता है, सहयोग और तालमेल, सहयोग और सामंजस्य। तो यहाँ टकराव की संभावना नहीं रहती। तीसरी बात, निरंकुश निर्णय की संभावना नहीं रहती। अभी हमने बताया कि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चाहे तो तांडव कर सकता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। एक ही कदम उठाएगा गिर पड़ेगा, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत हैं, सिस्टम है पूरा टांग खींचने के लिए, अगर गलत करेगा तो निरंकुश निर्णय लेने की संभावना नहीं होती। सरकार में प्रतिनिधित्व का व्यापक क्षेत्र होता है। सरकार में प्रतिनिधित्व का व्यापक क्षेत्र होता है, इसका मतलब क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मंत्री बनाता है तो यह देखता है कि भाई उत्तर से भी आवे, दक्षिण से भी आवे, पूरब से भी आवे, पश्चिम से भी आवे, इस जाति के लोग भी आए, उस संस्कृति के भी लोग आए, ये सब देख करके पूरा मंत्रिपरिषद तय करता है। तो ये संतुलन बनाना होता है। क्यों? क्योंकि उसका कार्यकाल स्थिर, इसलिए ये संतुलन बनाना होता है, जिससे कि उसके कार्यकाल की स्थिरता बनी रहे। वरना कोई भी एक क्षेत्र के लोग या एक समुदाय के लोग नाराज हो गए तो पता चला उन्होंने समर्थन खींच लिया, सरकार अल्पमत में आ गई, गिर गई। ये भय हमेशा बना रहता है।
ये खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए जब सरकार बनाई जाती है या मंत्रिपरिषद बनाई जाती है तो पूरे देश से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है। अमेरिका में ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां किचन कैबिनेट है, अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त करना है। यही है अंतर। अब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी कुछ गुण हैं, इसकी भी कुछ विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी सबसे पहली विशेषता है कि भाई कार्यकाल स्थिर है। स्थिर कार्यकाल होने के नाते प्रभावी निर्णय की संभावना रहती है या अवसर होते हैं। सरकार चलाने के लिए हमेशा कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में वहां का राष्ट्रपति कठोर निर्णय लेने का साहस रखता है, क्योंकि उसे पता है कि 4 साल के लिए हमारे कार्यकाल को कोई खतरा नहीं है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री ऐसा साहस सामान्यतः नहीं कर पाता। कभी कभी किया है, वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके पहले भी कभी कभी प्रधानमंत्रियों ने किया है, लेकिन रेयर है, वो रेयरेस्ट फॉर्म है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम बहुत कठोर निर्णय लेंगे सुधार के लिए तो सरकार जाने का खतरा रहेगा। जैसे डिमोनेटाइजेशन किया सरकार ने, नोटबंदी की, ये तो कहिए जनता ने समर्थन कर दिया। अगर जनता समर्थन न करती तो सरकार गई थी, क्योंकि हर आदमी तो लाइन में लगा था। देश का हर आदमी नाराज हो जाता, लाइन में लगवा दिया हमें, नहीं देंगे वोट, खींच लेंगे टांग, गिरा देंगे सरकार, विपक्ष के साथ हो गए, सरकार चली जाती। लेकिन जन समर्थन था, उस जन समर्थन के नाते वो कठोर फैसला ले गए, वरना किसी की हैसियत नहीं है कि इस तरीके के कठोर फैसले लिए जाएं, क्योंकि कार्यकाल होने का भय बना रहता है, सरकार जाने का भय बना रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार बार बार लाना चाह रही है, क्यों हाथ पीछे खींच ले रही है? क्योंकि कभी लगता है कि ये नाराज हो जाएंगे, कभी लगता है वो नाराज हो जाएंगे, है बना हुआ है कि पता नहीं वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जीतने के लिए। अंत में सरकार ने मन बना लिया, कोई भी नाराज हो जाए लेकर आएंगे। तो लोगों ने डरा दिया, जनजातियां नाराज हो गई तो सरकार ने हाथ पीछे खींच लिया, बोले नहीं, बहुत बड़ा वोट बैंक है, और अगर वोट नहीं देंगे तो सरकार गिरने का भय रहेगा, वापस नहीं आने का भय रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूरी तैयारी होने के बावजूद भी सरकार ने हाथ पीछे खींच लिया। अगर यही ऐसी सरकार होती जिसमें कार्यकाल जाने का खतरा नहीं होता तो डिसीजन आ चुका होता, आसानी से आ चुका होता, उसमें कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन कार्यकाल जाने के भय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया जा सका। तो ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जहां संसदीय लोकतंत्र में प्रभावी निर्णय लेने की संभावना नहीं रह पाती, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में यह लाभ मिलता है कि प्रभावी निर्णय लिया जा सकता है। संसदीय प्रणालियों में राजनीतिक दोष ज्यादा होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में कम राजनीतिक दोष होते हैं। एक दल बदल का दोष होता है, उसका कोई खतरा ही नहीं होता। यहां पर दल बदल का दोष होता ही नहीं है। दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल का मतलब यह है कि जो चुनकर आया है, जो नहीं चुने गए हैं उनकी बात इसमें नहीं होती, वो तो कहीं भी आते जाते रहिए। लेकिन जो लोकसभा राज्यसभा में आ गए हैं, अगर वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं तो उसको हम दल बदल कहते हैं। तो पार्टी बदलने से सरकार गिरने का खतरा रहता है। और पार्टी क्यों बदलते हैं? ब्रीफकेस मिलता है इसलिए बदलते हैं, बिना ब्रीफकेस के पार्टी नहीं बदलते।
तो ऐसी दशा में ये करप्शन भी प्रमोट करता है, राजनीतिक नैतिकता का पतन भी करता है, सरकार में अस्थिरता भी उत्पन्न करता है, बहुत सारी कमियां लेकर के आता है दल बदल। तो इसीलिए दल बदल को रोकने के लिए व्यवस्था भी की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान भी किया गया है। हालांकि वो कुछ हद तक कारगर भी हुआ है, लेकिन कभी कभी कारगर नहीं भी हुआ है। दोनों बातें वो आगे दल बदल पढ़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में दल बदल की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि राष्ट्रपति के जो मंत्री हैं वो किसी दल के मेंबर होते नहीं है, उन्हें किसी दल का मेंबर होने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें बस राष्ट्रपति का खास होना चाहिए, बस, बाकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए वहां दल बदल जैसी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ये दोनों प्रणालियों के गुण हैं। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या होता है? वो फिर दल बदल बताएंगे, तब बताएंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी दोष हैं। इसका दोष क्या है? सबसे पहला दोष है अस्थिर कार्यकाल है। हाँ, जो उसका गुण था ये उसका उल्टा हो गया तो दोष हो गया। जब अस्थिर कार्यकाल है तो प्रभावी निर्णय की संभावना कम होती है। जब अस्थिर कार्यकाल होता है तो प्रभावी निर्णय लेने की संभावना कम होती है। जैसे अभी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का एग्जाम्पल दिया, पूरी तैयारी होने के बावजूद भी सरकार ने हाथ पीछे खींच लिया, भाई नहीं ले सकते क्योंकि इलेक्शन सर पर है। और अभी जिन राज्यों में इलेक्शन हुआ वो जनजातियों के बाहुल्य वाले राज्य थे, आरक्षण का तो नाम ले लेंगे सरकार चली जाएगी। तो इसलिए उसके बारे में तो आप बाकी चर्चा तो जाने ही दीजिए। उसके बारे में अगर किसी खुद ना कहे, कोई दूसरा उड़ा दे तो सरकार चली जाएगी। खुद के बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो एक ऐसा संवेदनशील विषय है। तो इसके अलावा दल बदल का दोष बहुत ज्यादा पाया जाता है। महाराष्ट्र में देखिए, उससे पहले कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में उसके पहले मामा की सरकार वाले में, है ना। तो तरह तरह के एग्जाम्पल आपको देश में मिलते रहेंगे, राज्यों में, कि किस तरीके से दल बदल के माध्यम से सरकारें बनाई और गिराई जाती रही हैं। इसीलिए कुछ लोग जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है उसके बारे में कार्टून बनाते हैं कि जहां जीत गए तो वहां तो सरकार है ही, जहां नहीं जीते वहां सरकार जरूर है। तो कार्टूनिस्ट कुछ भी लिख सकते हैं, के लिए माफ है। राजनीतिक दोष, तमाम तरीके के राजनीतिक दोष हैं। राजनीति में अपराधीकरण, राजनीति में भ्रष्टाचार, तमाम चीजें वो हम लोग जब संसद पढ़ेंगे तो वहां हम लोग चर्चा करेंगे। एन वोहरा की रिपोर्ट, एन वोहरा भारत सरकार के गृह सचिव थे। एन वोहरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमारे देश में मंत्रियों, राजनेताओं, अधिकारियों और अपराधियों, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय माफिया और तस्कर भी शामिल हैं, इनके बीच एक गठजोड़ बना हुआ है। ये 1995 की रिपोर्ट है। मैंने एन वोहरा रिपोर्ट पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसे आप सुन सकते हैं, सुनिएगा, क्योंकि एन वोहरा रिपोर्ट को आपको अपने आंसर राइटिंग में लाना ही लाना है। अगर राजनीति, लोकतंत्र, इन सारे विषयों पर अगर क्वेश्चन आते हैं और आपको लिखना है तो एन वोहरा के बिना आंसर आपका अधूरा है, क्योंकि 2.5 दशक पुरानी ये रिपोर्ट है और आज तक इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। नॉट इवन अ सिंगल एक्शन हैज बीन टेकन, एक एक्शन भी आज तक नहीं लिया। ये बड़ी चिंता की बात है। और उसके बाद 1995 के बाद कोई ऐसा दल नहीं है जिसकी सरकार न रही हो। कोई ये नहीं कह सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम एक्शन लेंगे। हर दल की सरकार बन चुकी है।
लेकिन आज तक इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी जो क्रिमिनलाइजेशन है, जो अपराधीकरण है, वो आज तक उसी तरीके से बना हुआ है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के दोष हैं। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के दोष, इसका क्या दोष होता है? पहली बात, ये कम उत्तरदायी है। जो संसदीय प्रणाली है उसका उल्टा, उसके गुण का उल्टा। वो अधिक उत्तरदायी प्रणाली थी क्योंकि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व है। अध्यक्षात्मक प्रणाली कम उत्तरदायी प्रणाली है। क्यों? क्योंकि इसमें मंत्रियों का सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है, एकल उत्तरदायित्व पाया जाता है, इसलिए कम उत्तरदायी प्रणाली। दूसरा, कार्यपालिका और विधायिका के बीच झगड़े होते रहते हैं। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिए थे ट्रंप का। कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य टकराव की संभावना बनी रहती है हमेशा, और अक्सर होता रहता है, हम लोगों ने अनुभव किया है। तीसरी बात, क्योंकि सरकार का कार्यकाल स्थिर होता है, इसलिए हमने कहा कि राष्ट्रपति तांडव करना चाहे तो जो तांडव करना चाहे कर सकता है। यानी निरंकुश निर्णय की संभावना भी बनी रहती है। और यही कारण है कि अमेरिका हमेशा कहीं ना कहीं लड़ता रहता है। कोई देश के लोग चाहेंगे कि क्या, कि उसका देश किसी दूसरे देश से हमेशा युद्ध करता रहे? कभी नहीं चाहते। लेकिन सरकार चाहती है। क्यों? पूंजीपतियों की सरकार है, युद्ध लड़वाने में फायदा है, क्योंकि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके तमाम आयुध कारखाने हैं, हथियार गोला बारूद सब बना रहे हैं, कहाँ बेचें? युद्ध होगा तभी बिकेगा। और युद्ध होगा तो जो लड़ रहे हैं केवल वो नहीं खरीदेंगे, बाकी और भी डर से खरीद लेंगे कि मान लो हमारे यहां हो गया तो युद्ध सबसे मुनाफे का सौदा है अमेरिका के लिए। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप हर दशक देख लो, कोई दशक ऐसा नहीं है जिसमें अमेरिका की टांग किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में फंसी ना हो। वो उसकी अपनी विदेश नीति है। जबकि सही अर्थों में देखा जाए तो ये आम जनता के हित के लिए उचित नहीं है, और एक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो निरंकुश निर्णय की संभावना रहती है हमेशा। और चौथी बात, सरकार में जो लोगों का प्रतिनिधित्व होता है वो संकीर्ण होता है। सरकार में लोगों का लोगों के कर दे लोगों के प्रतिनिधित्व का क्षेत्र संकीर्ण होता है। लोगों के प्रतिनिधित्व का क्षेत्र संकीर्ण होता है, इसका मतलब यह है कि भाई जब हमारा प्रधानमंत्री मंत्री चुनता है तो देश के हर हिस्से से, हर समुदाय, हर क्षेत्र को संबोधित करता है, हर हिस्से से लोग होने चाहिए। लेकिन अमेरिका में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने परिचित को, किचन कैबिनेट को लेता है तो केवल अपने खास लोगों को चुनता है। जो राष्ट्रपति का खास नहीं है उसके मंत्रिपरिषद में पहुंचने की संभावना खत्म हो जाती है। और यहां पर संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं रहता है। जो 3 जगहों के अभी मुख्यमंत्री चुने गए, उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। स्वप्न भी नहीं आया होगा उन्हें, क्योंकि सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनसे बड़े बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता राज्यों में बैठे हुए थे, बने हुए थे। तो इस तरीके से हमेशा लोगों के प्रतिनिधित्व, और सरकार बनाया क्यों इन लोगों को, वो कैलकुलेशन है। समाचार पत्रों ने, मीडिया ने खुद दिखाया कि भाई जनजातियों को भी सेटिस्फाई करने के लिए, हर वर्ग को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरे राज्य में जितने लोग आते हैं सबका विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो बड़े नेता गुटबंदी के लिए जाने जाते हैं। ये केवल इनका एक गुट है, ये इसी की सुनते हैं।
और जो सामान्य कार्यकर्ता है जिसको कोई नहीं जानता, उसका काहे का गुट और काहे की गुटबंदी, तो जब उसका चेहरा लेकर के सामने आते हैं तो पूरा प्रदेश उसे सर्व स्वीकार्यता से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो किसी गुटबंदी का मेंबर नहीं होता। तो वो पूरे राज्य का एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये माना जाता है। तो ये, जबकि अमेरिका में ये सारी सोच नहीं होती। तो ये दोनों प्रणालियों के गुण और दोष भी हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी।